नमस्कार। मैं मैं अम्बरीश कुमार। आज के इस खास शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन जो पहले उत्तर भारत में सिर्फ एक राज्य तक सीमित बताया जा रहा था, आज चक्का जाम का जो कार्यक्रम था वो पूरे देश में फैल गया। सबसे ज्यादा फैला तो दक्षिण भारत में फैला, जिसके बारे में लोगों का अंदाजा नहीं। उत्तर प्रदेश में तो उस प्रकार का कार्यक्रम नहीं रखा गया था, लेकिन राजस्थान में बड़े पैमाने पर हुआ। मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर चक्का जाम हुआ। हरियाणा, पंजाब के बारे में तो सबको पता ही है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें हैरानी की बात हुई कि केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में पहली बार इस तरीके का किसान आंदोलन वहां पहुंचता नजर आया। इसी इसी को लेकर के हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ हैं पंकज जी। पंकज जी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस आंदोलन के बारे में। जी अमरीश जी, एक तो बड़ी समझदारी का ये आज दिन भर का 3 घंटे का बंद रहा, चक्का जाम रहा। सबसे खासियत रही कि कहीं पर भी शहरी इलाकों में चक्का जाम का योजना नहीं थी। ये योजना केवल जो शहर को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली, गांव से शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर थी, वहां पर थी। तो एक जिस प्रकार से पहले से एक वर्जन बनाया जा रहा था कि ये शहर बनाम गांव का विवाद बना दिया जाए, तो किसानों ने बड़ी चतुराई से और समझदारी से शहरी यातायात, शहर की व्यस्तताओं को ध्यान रखते हुए अपने आंदोलन को वहां से पीछे समेट लिया। दूसरा, आंदोलन का खास असर वो देखने को मिला कि जिन इलाकों में टीवी के कैमरे नहीं पहुंच रहे हैं, जिन इलाकों में रिपोर्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे गांवों में 100 50 लोगों के गुटों में लोग गांव की जो निकलने वाली छोटी सड़कें, सिंगल सड़कें, उस पे आए। और चूंकि इसका हल्ला इतना हो गया था, अधिकांश लोग सड़कों पर वैसे भी नहीं आए। और देश भर में एक मोटा मोटी अंदाजे में यदि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरीके राज्यों को अलग कर दूं, इनको मैं अलग कर रहा हूं, वहां पर तो 100% है। उसके बावजूद पूरे देश में ना करके भी कम से कम 4 से 5 हजार जगहों पर छोटे मोटे प्रदर्शन हुए। कुछ जगह 1 घंटे का, कुछ जगह आधे घंटे का, कुछ जगह 3 घंटे का भी। और इस पूरे प्रदर्शन में कहीं पर किसी किस्म की हिंसा, बदमजगी नहीं हुई। बहुत सारी जगह पर जो प्रदर्शनकारी थे, वो जो जाम में फंसे लोग थे उनको पानी पिलाते, चाय पिलाते देखे गए। कई जगह चने खिलाते देखे गए। कहीं पर जो लोकल डिश थी वो खिलाते गए देखे गए। कई लोगों को बताते भी सुने गए कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस आंदोलन की जो आज का 3 घंटे का जाम रहा, उसकी एक बड़ी सफलता ये है कि ये बात 4th टियर यानी पंचायत स्तर तक गई। लोगों ने उससे कन्विंस हुए। बहुत सारे लोग हो सकता है कि इन कारणों से सड़कों पे ना आए हों, लेकिन एक बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में किसान की समस्या, शायद आप जो बहुत सारे टीवी पत्रकार ये मूर्खता करते हैं, किसी एक छोटे से किसान के मुंह में अपना माइक ठूस के पूछते हैं, अच्छा बताओ किसान बिल क्या है, और वो कहता मुझे नहीं मालूम, और फिर रिपोर्टिंग करते देखो इनको नहीं मालूम। जी, असल चीज ये है कि किसान, अपने मंत्री जी भी वही कहते हैं। मंत्री जी भी कल से कह रहे हैं उसमें काला क्या है ये बता दें। जी जी जी। असल चीज ये कि किसान एक दिक्कतों से गुजर रहा है। इसके प्रति एक समाज को संवेदनशील होना चाहिए। एक खाने वाले समाज को, एक खिलाने वाले समाज के प्रति यदि संवेदनशीलता नहीं है, हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जिस रात को हम हीटर लगा के और रजाई में बैठे हैं, उस रात में किसान अपने खेत में पिंडली भर पानी में खड़ा हुआ है, और वो उस ठंड के, उसकी सिकुड़न का अनाज आप खा रहे, और आप उसके प्रति सेंसिटिव नहीं। आपको ये नहीं मालूम है कि वो चक्र दर चक्र हर साल उस पे जो उधार बढ़ रहा है, उसका इलाज हमारे समाज को तो करना होगा ना। लोग एक भाई साहब को आज मैं एक टीवी में बहस में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यदि एमएसपी दे दिया तो गेहूं का दाम 200 रुपए हो जाएगा। अरे भाई, आप मुद्रा की कीमत क्यों बढ़ा रहे हो?
जब आपका पेट्रोल 100 रुपए होता है तो आपको तकलीफ नहीं हो रही है, गेहूं 200 रुपए हो जाएगा तो हो जान दो ना, देख लो, है ना। अब अपन आते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या उन राज्यों में जहां पर गैर भाजपा सरकारें हैं। जाहिर है कि उन राज्यों में सत्ताधारी दल के लोगों ने बहुत खुलकर इस प्रदर्शन को में भाग लिया और बहुत बड़ी स्तर पर सफल किया। मैंने एक चीज देखी कि पंजाब में तो महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन में बहुत ताकतवर पहले से रही, लेकिन इस बार राजस्थान के जाट बेल्ट और हरियाणा के जाट बेल्ट में हजारों की संख्या में महिलाएं सड़क पे आई, नाचती गाती आई। उन्होंने सड़कों पे जाम करते समय अपने पारंपरिक गीत गाए, नृत्य किए। ये एक बहुत बड़ी इस आंदोलन की एक अचीवमेंट है कि वो समाज जहां पर महिलाएं प्रायः सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर मुखर नहीं होती हैं, वहां की महिलाएं भी इस तरीके से सामने आ रही हैं और शायद वो महसूस करें कि उनका घर वाला जो खेत में मेहनत करता है या वो खुद सुबह 4 बजे से उठ के गाय, गोबर, गन्ना, चूल्हा और खेत करती है, उसकी वाजिब कीमत उसके घर तक नहीं पहुंच रही है। तो एक बड़ी सफलता है आज के किसान आंदोलन की और एक बहुत बड़ा दूरगामी संदेश है। कई बार जो एक निराशा सी होती है कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं, जिस हिसाब से संविधान कई बार संसद में बहस होती हैं या बगैर बहस के ही कुछ कानून पारित हो जाते हैं या संसद की स्थायी समितियों का महत्व समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम इस पक्ष को देखते हैं तो लगता है नहीं यार, अभी जान पंकज बहुत बाकी है। पंकज जी, हम लोग जयप्रकाश आंदोलन में थे और वो आंदोलन विंध्याचल के उस पार दक्षिण भारत तक नहीं पहुंचा था। वो गुजरात से शुरू हुआ, बिहार आया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की सीमा के दायरे में रहा। उसके बाद ये पहला आंदोलन मैं देख रहा हूं कि ये सीधे उत्तर भारत से दक्षिण भारत को लेकर के आपको भी जानकारी मिली होगी। थोड़ा दक्षिण भारत में जिस आंदोलन के फैलने का क्या असर होगा, ये थोड़ा सा जानकारी मैं जानना चाहूंगा जी। देखिए, केरल में पहले से ही किसान बहुत जागरूक है। वहां पर इवन जो गैर खाद्य पदार्थ हैं, जिनको सब्जी कहते हैं, उनके भी न्यूनतम दर कीमतें तय हैं। जिस दिन 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली की बात थी, केरल में बहुत बड़े स्तर पर ट्रैक्टर रैलीज निकली थी, बहुत बड़े स्तर पर, हर जिले पर। और ऐसा कहा जाता है कि कभी भी किसानों के नाम पर केरल में इतने बड़े एकजुटता कभी नहीं दिखी। जाहिर है बगल में तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, तो तमिलनाडु में तो जो डीएमके एलाइज हैं और उनको जोर मारना था। वैसे हम लोग, चूंकि ये हमारा भी दोष है कि हम जो गोवर पट्टी के लोग हैं, अपने जो पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण राज्य, उनके प्रति कम सूचनाएं रखने में इच्छुक होते हैं, भाषा को लेकर या कई चीजों को लेकर। हम डोसा खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन डोसा बनाने वाले के बारे में जानना नहीं जानते। तमिलनाडु में किसानी और किसान मजदूर एक बहुत बड़ा खेत, वहां के जो जीविकोपार्जन है उसका एक बहुत बड़ी आबादी उस पर निर्भर है। और विशेष रूप से चूंकि वहां पे वहां का जो मौसम है उसके हिसाब से बहुत सीमित फसलें हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ असीमित फसलें उतनी, उनके यहाँ फसलें नहीं है। चावल के अलावा बहुत गिनी चुनी फसलें होती हैं। वहां पर किसानी का मसला, चाहे राजनीतिक कारण से हो चाहे कुछ हो, इस बार बहुत बड़ा उभर के आया। क्योंकि तमिलनाडु में स्पेशली जो मद्रास रेसिडेंसी इलाका, जो पुडुचेरी तक का इलाका है, वहां पर पहले से ही बड़े ताकत पर, यानी जो एरी सिस्टम के तालाबों के कारण जो छोटी छोटी समितियां बनी है, वो किसानों के हितों पे बात करती रहती हैं। लेकिन इस बार उसको आप राजनीतिक रंग समझे या चुप समझे, छोटी छोटी की जगह पर बहुत अच्छे प्रदर्शन हुए। कर्नाटका में जो रैयत संघ, एक पुराना संगठन किसानों के लिए काम करता रहा, उन्होंने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए। बंगलुरु सरीके शहर में प्रदर्शन से लेकर आप कावेरी के किनारे के जितने जिले हैं, उत्तरी कन्नड़ा, मंगलोर, सभी जगह से खबरें आ रही कि वहां पर, ठीक है, कई जगह 3 घंटे का प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन हुए हैं। और उसके सबसे बड़ी कारण जो हमको बताए जाते हैं, जो मैंने वहां कुछ स्थानीय लोगों से बात किया, कि पंजाब या टिकैत के जो भाषण हैं या जो अपील है, उसका प्रॉपरली संप्रेषण भाषाई रूप से वहां तक कम हुआ।
लेकिन जितना हुआ वो एक बहुत ताकतवर है। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तो किसान आंदोलन हर समय मजबूत रहा ही है। और यहाँ पर लगभग हर जिले में छोटे बड़े प्रदर्शन और गिरफ्तारियां ये सब हुआ ही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर में नागालैंड सरी की जगह में भी छोटे से प्रदर्शन हुआ है। जी जी जी, असम और इधर की तरफ भी। जी जी हाँ, नागालैंड में प्रदर्शन हुआ है। हाँ, नागालैंड में प्रदर्शन होना है अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है। जी हाँ, तो ये जो एक राज्य का जो आरोप था वो मेरे ख्याल से अब कितने राज्य तक फैल गया है लगभग? मैं आपको और बताऊं कि मध्य प्रदेश में हम्म, सबसे कमजोर जो आंदोलन का हिस्सा रहा वो मालवा का रहा, लेकिन सबसे ताकतवर हिस्सा हमारे कृषि मंत्री का जो इलाका है चंबल का, वहां रहा। वहां पर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के गांव डबरा में बादल सरोज बैठे हुए थे और जो लोग जाम में फंसे थे उनको गुलाब दे रहे थे। उसके बगल में शिवपुर में कम से कम 5,000 लोग डटे हुए थे। ग्वालियर हाईवे पर अच्छी खासी भीड़ थी। जिन्हें चंबल इलाका है, भिंड 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 गोहत मेहगांव, इन सभी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आए। अंबा, पोरसा, मुरैना, सबलगढ़, डबरा, शिवपुर, शिवपुरी, इंदरगढ़, लांच, इन सब जगह छोटी छोटी जगह 100 50 200 आप इसको क्राउड से नहीं कर सकते क्योंकि प्लानिंग भी भीड़ जोड़ने की नहीं थी। उनका कहना था गांव के जो 50 लोग हैं अपने मेन रोड से आए और खड़े हो जाए चक्का जाम। जी हाँ, तो ठीक है। कुछ जगह बोला पहले हम 2 व्हीलर को निकलने देंगे और निकले। इवन हम जिन राज्यों को भूल रहे हैं, रांची और उसके आसपास, यानी आप शाहगंज इधर साहिबगंज पाकुड़ तक चले जाएं और इस तरफ हम यदि रांची के आसपास के जिलों को ले, हजारीबाग है, ये सब है, इन सब में भी बड़े स्तर पर धरने हुए। जो बिहार को कहा था, बिहार में तो मंडी समिति नहीं है, लेकिन बिहार में भी चूंकि इस बार चुनाव में सीपीआई एमएल बहुत ताकत के साथ में विधायकों के साथ आया और उसके कैडर ने बहुत अच्छी तरीके से लगभग पूरे इलाके में ताकतवर प्रदर्शन किया। तो देश का जैसा छत्तीसगढ़ के कई जिलों से हमें खबर मिली है, छत्तीसगढ़ में भी हुए प्रदर्शन बड़े पैमाने पर, हर जिले में। वहां कोई भी जिला ऐसा नहीं है। यानी आपको बताऊं कि यदि जो लोग उस तरफ से परिचित हो, छत्तीसगढ़ में बस्तर जो इलाका कहलाता है, जगदलपुर से जो जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं चित्रकूट प्रपात की ओर, लोहरीगुड़ा की तरफ, वो ठेठ इलाके हैं जिनको नक्सल आंदोलन का गढ़ कहा जाता है। माओवादियों का पूरा इलाका है। मैं तो काफी ज्यादा घूमा हूँ उस पूरे इलाकों में। तो वो लोहरीगुड़ा में आज कम से कम 5,000 लोग थे। इस तरफ सुकमा में और कोंटा में, नारायणपुर में, कोंडागांव के रास्ते पर जैसे धमतरी में, माची घाट पर, सब जगह बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए थे। और जाहिर है कुछ न कुछ राजनीतिक बस्तर से एक रास्ता जाता है विशाखापट्टनम को उड़ीसा होते हुए। जी हाँ, आपको ध्यान होगा। जी हाँ, तो वो पूरा जो इलाका है वहां पे भी काफी ज्यादा प्रदर्शन, उड़ीसा में बहुत बड़े इलाके में प्रदर्शन हुआ। उड़ीसा में बहुत बड़े इलाके में प्रदर्शन हुआ। भुवनेश्वर शहर में प्रदर्शन हुआ। भुवनेश्वर में तो वो संगठन लंबे समय से काम कर रहा था। वो लोग तो 10 बसें लेके आए थे दिल्ली की ओर, जो 26 जनवरी के लिए, जिनको यूपी सरकार ने रोक लिया था। वो वाहिनी, हमारे वाहिनी के पुराने साथी लोग हैं। अच्छा। जिनके नेतृत्व में वो लोग आए थे, वो बहुत परेशान हुए थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उनको बहुत परेशानी मिली थी। लेकिन इसमें एक तो मैं बता दूं कि जो रैयत संघ है कर्नाटक का, ये जो टिकैत का पहला आंदोलन हुआ था 25 अक्टूबर 1988 को, मैं दिल्ली में जब कवर कर रहा था, रैयत संघ भी उस समय था। शेतकारी संगठन सब, शरद जोशी थे, वो भी थे। पंजाब के बहुत सारे संगठन थे, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे संगठन थे। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड और दिल्ली में जो नहीं किया गया, उसके पीछे जो कहानी समझ में आ रही है कि यहाँ बड़े पैमाने पर टकराव की कोशिश थी। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे पंकज जी? एक्चुअल बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि उत्तर प्रदेश सरी के बड़े राज्य को, जहां से खुद टिकैत आते हैं,
और गाजीपुर बॉर्डर जो इस समय सबसे चर्चित है, वहां पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी संख्या में किसान पहुंचा हुआ है। वहां पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बोल दिया गया कि यहाँ पर चक्का जाम नहीं होगा। हालांकि वेस्टर्न यूपी के जिन जिलों से हमारे पास खबर आई है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, इन सभी जगह पर 100 50 लोग गए, बगैर नारे लगाए, और वहां के कलेक्टर को ज्ञापन देके आए हैं। और यही खबर हमारे पास में लखनऊ के आसपास अवध इलाके के बाराबंकी और इस इलाकों की भी है। यहाँ पर जो हमारी खबर है, किसान नेताओं को विशेष रूप से टिकैत को मालूम पड़ गया था कि यहाँ पर यदि चक्का जाम या इस तरीके का, मुझको लगता है सुनीलम भाई शामिल हो गए। जी, एक मिनट में उनको आवाज आ रही है। हाँ, पहले आप अपनी बात कह दीजिए, उसके बाद उनको करते हैं। तो यदि वहां पर सड़क पर किसानों का प्रदर्शन होता, एक संभावना थी कि बड़े स्तर पर विक्टिमाइज किया जाता, जैसे कि पहले भी उत्तर प्रदेश में हुआ है कि कोई सीए एनआरसी आंदोलन है, उसके बाद कोई आंदोलन हुए तो उसको बहुत ब्रूटली, निर्ममता से कुचला गया है। ये खबर भी थी कि जिस तरीके से दिल्ली में साजिशन एक हिंसा फैलाकर किया गया, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि यहाँ पर कई लोग इस आंदोलन को जातिगत समीकरण के हिसाब से टकराव का जरिया बना रहे हैं, एक पूरी तरीके से खबर थी। इसको आप खुफिया खबर माने या अंदर की खबर माने, क्योंकि वेस्टर्न यूपी का किसान का बेटा अधिकांश दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर से घुसा हुआ है, ये आप जानते हैं। और ये स्पष्ट हो गया था कि यहाँ पर यदि कोई प्रदर्शन होता है तो उसको वायलेंट करके 26 जनवरी से ज्यादा बदतर हालत में यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश को अपने आप से विड्रॉ किया गया। और चूंकि उत्तरांचल साथ में लगा हुआ है, चलो भौगोलिक सीमा अलग हो गई, लेकिन सामाजिक आर्थिक उस हिसाब से तो अभी हम समग्र उत्तर प्रदेश वही मानते हैं। जी जी, सुनीलम जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, हाँ जी। आप थोड़ा ब्रीफ कर दें। पंकज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी देशव्यापी आंदोलन के बारे में। ये आंदोलन अब थोड़ा सा आगे बढ़ता नजर आ रहा है और एक कोई कार्यक्रम लिया जा रहा है कि हर हफ्ते पंचायत होगी देश में, कुछ इस प्रकार की भी जानकारी मिली। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो बताएं, और थोड़ा सा जानकारी। मैं तो मध्य प्रदेश में था, आज ग्वालियर के अंदर था। जी, ग्वालियर के अंदर 3 जगहों पर आज किसानों का चक्का जाम था। उसमें मैं एक स्थान के ऊपर गया था। वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। पूरा देश भर के अंदर जो पूरा आंदोलन ये चल रहा है, ये पूरा शांतिपूर्ण ढंग से ही किसानों के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसके माध्यम से किसानों ने ये स्पष्ट बता दिया है कि एक तो ये कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, दूसरा ये कि ये एक अहिंसक आंदोलन है। और ये पूरा आंदोलन मणिपुर से लेकर के जम्मू कश्मीर तक हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ये संभावना थी कि वहां पर हिंसा हो सकती थी। जिस तरीके का योगी सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से हमले किए जा रहे थे, और इसलिए जो है वहां पर इस कार्यक्रम को टाला गया है। लेकिन पूरे देश के अंदर ये बात किसान संगठनों के अंदर हो रही है कि जैसे किसान पंचायतों का सिलसिला है, वो पंचायतें वो चाहिए, किसान पंचायतों के साथ में मशाल जुलूस पूरे देश में निकाले जाने चाहिए, सिग्नेचर कैंपेन चलने चाहिए। तो बहुत सारे जो है बहुत सारी इस तरीके की जो है ये चल रहा है। तो मतलब मेरा कहना है कि जो है लंबे आंदोलन की तैयारी के अंदर हैं। जी, आप शायद एयरपोर्ट में, आपकी आवाज में किसानों को जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। हेलो जी जी जी, हाँ सुनिए, आप बोलिए आवाज। हाँ, आ रही है आवाज। आवाज में दिक्कत आ रही है? नहीं, आज बोलिए, आ रही है आवाज, आइए बोलिए, आप बोलिए सुनीलम जी। मैं लग रहा है उनको एयरपोर्ट की वजह से, हाँ वो मुझे लग रहा है ऐसा कि उनको जी। तो ये पंकज जी, अब मैं एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं।
आपको अब ये जो आंदोलन, जो अभी मैं बात कर रहा था ये पंचायत वाली इनसे, क्योंकि अभी तक का कोई आंदोलन मुझे नहीं याद आता है जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बंबई जी में मुंबई में आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, आज आप जी नागालैंड का प्रदर्शन को देख लीजिए, आप केरल का प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ जम्मू में प्रदर्शन हुआ। ऐसा जम्मू आंदोलन में आपकी प्रदर्शन। जानकारी में कोई बड़ा आंदोलन ऐसा हुआ है किसानों का जो आज तक, मुझे तो नहीं जानकारी, मैं तो 88 से महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन कवर कर रहा हूँ जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं अमरीश जी। मेरा भी जो अनुभव लगभग आपके समानांतर ही लोगों देश को देखने का रहा है। जी किसानों के हेलो। मसले पर और व्यापक रूप से इतना बड़े स्तर पर, और सबसे बड़ी चीज है कि जो आज का जो आंदोलन की स्थिति है, ये जी कोई एक संगठन की अपील नहीं है। सबके हाँ अपने अपने संगठन है, सबके अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप हैं, छोटे छोटी मान्यताएं हैं, और कई अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं की भी है। जी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई एक राजनीति है। हम्म, अपनी अपनी सोच के लोग भी हैं उसके अंदर। बिल्कुल और बिल्कुल। कोई उधर जी शेतकारी संगठन है तो एनसीपी भी है, इधर जी हाँ जी जी समाजवादी पार्टी है तो आरजेडी जी भी है, तो और जी कांग्रेस पार्टी भी है जो सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। आज पॉलिटिकल हाँ। पार्टी के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, मैं ये देख रहा था। मैं नहीं, उनकी हमें मजबूरी। लगता है आप नहीं देखिए, जी आप जी आप आप जो है अमरीश जी, सभी जी सभी जो है सभी लोग अपना जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पॉलिटिकल हाँ पार्टीज शुरू से ही अपने तरीके से आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। हम लोगों ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया है कि हम लोगों के मंच के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं आएगा, नहीं, ताकि हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर से किसानों के जो 500 किसान संगठन है उनके नेतृत्व में ही ये आंदोलन चलाना चाहते हैं। ये बात एकदम स्पष्टता है। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो अपना काम लोकसभा में, राज्यसभा में कर रहा है, सड़कों पर भी वो अपना काम कर रहा है। सुनीलम जी आपकी आवाज काफी कट रही। आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक मिनट। हाँ, तो आनंद जी से बात कर लीजिए अगर आवाज साफ। हाँ, मैं आनंद जी, आप थोड़ा देर से आए और आपकी आवाज शायद इनकी भी पंकज जी। आनंद जी आपको आवाज आ रही है भाई? जी अच्छी तरह से, आप क्षमा कीजिएगा, ये कुछ अच्छा। शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल था, ज्यादा समय रुक गया जी। आनंद जी हर समय व्यस्त रहते हैं, फिर भी समय निकाल लेते हैं इस नहीं, आपके आनंद चैनल जी, के लिए। ये जो है, और हम किसानों लोगों के ने जो मुद्दे के बात की, ऊपर मैं ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ब्रीफ जी कर दूं कि ये पहला आंदोलन दिख रहा है जहां आज नागालैंड में प्रदर्शन हुआ, केरल में प्रदर्शन हुआ, जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुआ और मुंबई में प्रदर्शन हुआ। आप 74 आंदोलन से आप जुड़े रहे हैं, आपको क्या लगता है ये आंदोलन किस तरफ अब जा रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र की कसौटी पर इससे ज्यादा व्यवस्थित, अनुशासित और लक्ष्य की दृष्टि से केंद्रित आंदोलन अभी तक कोई 70 साल में हुआ नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की यादें नहीं रखते क्योंकि हमारी पैदाइश बाद की है। उसकी कहानियां सुनते हैं, जैसे नमक आंदोलन था 1930 वाला, करीब करीब उस तरह की स्पष्टता, उस तरह का धीरज, उस तरह का संयम दिखाई पड़ रहा है। असल में तो गलती सरकार की तरफ से, उसके प्रचार तंत्र की तरफ से थी। आप तो जानते ही हैं कि उत्तर भारत के पहले श्री महेंद्र सिंह टिकैत और श्री शरद जोशी के बीच में जब नई आर्थिक नीतियों के समर्थन और विरोध के लेके झगड़ा और टूट हुई, उसके बाद प्रोफेसर नंजुरस्वामी जी ने कर्नाटक में बहुत सघन आंदोलन बनाया था रैयत संगम का। इसी तरह से आंध्र प्रदेश, तब तेलंगाना साथ था, और तमिलनाडु में भी पानी की व्यवस्था के सवाल को लेकर के, नदियों की व्यवस्था के सवाल को लेकर के किसानों में बड़ी चेतना थी। संगठन था जिसका डीएमके, अन्ना डीएमके और तेलुगु देशम और कांग्रेस ने और फिर बाद में क्षेत्रीय दलों ने लाभ उठाया था। लेकिन जो आपने नागालैंड की खबर दी है, ये तो सचमुच जोड़ने वाली खबर है। एक तरफ आप किसानों पर आरोप लगाते हैं कि ये देश को तोड़ने वाली शक्तियों के इशारे पर चल रहा अभियान है, क्योंकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कोई बयान दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ कोई आंदोलन बताइए, अन्ना आंदोलन में भी नागालैंड तक खबर नहीं पहुंची थी। हाँ, अंडमान निकोबार से हम लोगों का समर्थन, सहयोग बना था, लेकिन नागालैंड से समर्थन आना आंख खोलने वाला है। और ये भी बताने वाला है कि देश का ग्रामीण भारत, किसान भारत एक दूसरे से भावुक तौर पर तो जुड़ा ही था, अब राजनीतिक तौर पर भी जुड़ रहा है।
अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व, जैसा सुनीलन जी ने कहा, राजनीतिक दलों को अपनी संतुलन के साथ रखे, उनको अछूत न बनाए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये आत्महत्या का क्षण आ गया है। अगर आज के बाद भी वो इनकार करते रहे, कहते रहे कि ये पंजाब के अमीरों का आंदोलन है, 15% किसानों का आंदोलन है, तो फिर इनकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा और इतिहास के गड्ढे में ये ऐसे गिरेंगे जैसे किसी समय इमरजेंसी का समर्थन करने के कारण कांग्रेस और उसके साथ के लोग गिर गए थे, और आज तक वो कलंक धुला नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसानों के आंदोलन में वर्ग भेद जरूर होता है हर आंदोलन की तरह से, लेकिन किसानों की जो बुनियादी एकता है वो बाजार की समस्याओं को लेकर के, चाहे छोटा किसान हो, चाहे मझोला किसान, चाहे बड़ा किसान, वो सब के सब बाजार के कठपुतली के तरह से परेशान रहते हैं। जब बेचा तब सस्ता, जब खरीदा तब महंगा, ये पूरे देश की दुखद कथा है। इस लॉबी के खिलाफ भी ये आंदोलन है, जिसके प्रतीक के तौर पर ये दो बड़े घराने आ गए, खासतौर पर अदानी महाराज। वो भी समझते होंगे कि कहां हमने बैठे बैठाए आफत ले ली। कमाई तो हो ही रही थी पिछले 5-6 साल से, किसानों की जेब में हाथ डालना उनके लिए भी आत्महत्या करने के बराबर हो गया है। और शायद अब नागालैंड से लेकर के केरल तक और गोवा से लेकर के और दूर बंगाल तक, असम तक जो काम हो रहा है वो इस देश की राजनीतिक लोकतांत्रिक शक्तियों की एकता को भी आधार दे रहा है। और दूसरी तरफ एक नया राजनीतिक विमर्श शुरू हो रहा है कि वोट से मिलने वाली ताकत जरूर होती है, लेकिन वो पूरी ताकत नहीं होती है, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिक विमर्श वोट के बाहर होता है, सड़कों पर होता है, नुक्कड़ पर होता है, खेत खलिहानों में होता है, और वो विमर्श इस आंदोलन की आत्मा है। जी पंकज, सुनीलन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपके आवाज। एक मिनट में आपको अनम्यूट कर रहा हूं। ये बताइए आगे का क्या कार्यक्रम, इसके बाद के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे? देखिए, कार्यक्रम तो हमारा ये है कि हमें ये लगता है, कल हमारी एआईकेसीसी की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी रात को, संयुक्त संघर्ष मोर्चे की भी मीटिंग हुई। उसमें हम लोगों का आंदोलन का असेसमेंट ये है कि इट्स ए ग्रोइंग मूवमेंट। मैं मध्य प्रदेश का अपना अनुभव में बता सकता हूं कि जब हमने शुरू किया था तो हम 2-3 जगहों पर पक्का मोर्चा हमारा लगा था। अभी हमारा 20 जगहों पर पक्का मोर्चा लग गया है और लोग अपने आप आ रहे हैं, लोग खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। तो बात नीचे लगातार जा रही है, लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। और ये जो घटना हुई है 26 तारीख की, इसके बाद में ये जो पूरा कील तंत्र हावी करने का काम किया है, उस कारण से जो है कंप्लेंट नंबर वगैरह कुछ नहीं है इसमें, उस कारण से जो है उन्होंने जो पूरे तरीके से हावी हो गया है लोकतंत्र पे, कील तंत्र जो है, उससे बड़ी नाराजगी है लोगों के अंदर और बहुत आक्रोश है किसानों के अंदर। उनको लगता है कि हमको एक तरीके से अपमानित और बेइज्जत किया जा रहा है। ऐसी बाढ़ जो है वो ना तो चीन की सीमा पर, ना पाकिस्तान की सीमा पर, ना मतलब नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पर, और केवल दिल्ली के अंदर लगाया है। तो हमने ये बताया है, मैसेज ये सरकार को दिया है कि आप एक जगह करोगे तो हम 1000 जगह करेंगे। किसानों की ताकत जो है वो बहुत बड़ी ताकत है और इसको रियलाइज सरकार को आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अचानक जैसे लॉकडाउन हुआ था, ऐसे ही अचानक जो है मोदी जी कहेंगे कि जो है मुझको समझ में आ गया है और मैं किसानों से माफी मांगता हूं और अब मैं जो है इसको रद्द करने की घोषणा करता हूं। क्योंकि जब वो अबाइंस का काम कर ही चुके हैं, स्थगित करने की बात कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि लागू नहीं हो रहा, तो प्रैक्टिकली तो मतलब ये है ना कि 18 महीने तक लागू होने वाला नहीं है। हम लोगों को आशंका है कि 18 महीने के बाद में क्योंकि इनका बहुमत है लोकसभा में, तो फिर से लेके आ सकते हैं। तो इसलिए हम तो अपनी आशंकाओं पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन आशंकाओं को ये सरकार दूर कर दे और ये कहे कि भाई जब तक हम सरकार में हैं तब तक हम जो है इसको नहीं लाएंगे, तो फिर अबाइंस वाला मामला भी अगर अगले चुनाव तक के लिए टल जाता है तो फिर हमारे को कोई दिक्कत का सवाल नहीं है। तो हमारा तो बिल्कुल क्लियर कट मामला है कि अभी हमारे लिए मैं ये भी आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारी जगह पर एक भ्रम फैल रहा है और वो भ्रम फैलाने वाले कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो किसानों का प्रवक्ता अपने आप को मानते हैं। अब वो ऑथराइज्ड नहीं है, अब वो ABCD कई प्लानों के ऊपर बात कर रहे हैं।
एक प्लान, ये दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, चौथा प्लान, पांचवा प्लान, और किसानों का एक ही प्लान है, और वो जो है कानून को रद्द करने का प्लान है। ये बात मैं बिल्कुल फॉर्मली बोल रहा हूँ, ऑफिशियली बोल रहा हूँ। और उन सभी जो एक अटकलें चल रही हैं कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उन अल्टरनेटिव्स के ऊपर कहीं पर कोई विचार जो है AIKCC करने को तैयार नहीं है। मैं 250 संगठनों का जो हमारा जो है मंच पे, उसकी तरफ से आपको अधिकृत तौर पर ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि ये हमारी अधिकृत पोजीशन है, ये बताना चाहता हूं मैं आपको। जी, लेकिन ये आगे क्या कोई अभी कोई प्रोग्राम और लेने की बात जो मैं कर रहा था कि जैसे जी जी, आगे का प्रोग्राम हमारा स्पष्ट है, जैसे आपको बताया कि जिस किसान पंचायतें जो हैं, हम पूरे देश में किसान पंचायतें करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश के अंदर 1 तारीख की घोषणा, आज हमारी फिर से मीटिंग है, हम 1 तारीख की घोषणा करेंगे जिसमें पूरे देश में एक साथ हम मशाल जुलूस करेंगे, और वो हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर गांव के अंदर मशाल जुलूस निकलेगा। तीसरी बात, हम पूरे देश में सिग्नेचर कैंपेन हम चलाने का काम हम लोग करने वाले हैं। चौथी बात, हम लोग यात्रा भी निकालने वाले हैं। तो ये सब कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रमों पर चर्चा किसान संगठनों के भीतर चल रही है, नेतृत्व में चर्चा चल रही है। जो ही इन कार्यक्रमों की तारीखें होंगी, वो आपको मालूम है, संयुक्त संघर्ष मोर्चे का प्रेस नोट आता है, उसके माध्यम से उसको जारी किया जाता है। तो हमारे पूरे भावी कार्यक्रम हमारे बने हुए हैं। हम लोग कोई जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। अब मौसम सुधरता जा रहा है, और ये बात जरूर है कि अब जो है खेती किसानी के अंदर काम अभी बढ़ने वाला है, लेकिन वो काम फिर 15 दिन का काम होगा, है ना। तो जो है उसके बाद में फिर हो जाएगा। तो इसलिए कोई हम लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी वो निर्णय करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बातचीत को लेकर के सरकार ने दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन कटीले तार लगा दिए। तो अब सरकार ने अपना रुख जो है वो ये बताया है। हम ये चाहते हैं कि बातचीत हो, और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। ये बात किसान आंदोलन मानता है, अधिकृत तौर पर ये बात हमने कही है। कभी भी दरवाजे बंद सरकार से बातचीत के लिए किसान आंदोलन ने नहीं किए हैं, लेकिन उसका वातावरण बनाना चाहिए। ये जो 125 FIR हुई हैं, वो FIR को क्वैश करने का काम, खत्म करने का काम करना चाहिए। 25 लोग जो लापता हैं, उसमें से एक का तो हत्या हो गई, वो अभी उसका शव मिला है। बाकी जो लोग हैं वो उन लोगों का पता लगाया जाना चाहिए। तो ये सब मुद्दे हैं। तो एक वातावरण को सुधारने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से इस जो है समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मान चुका है। सरकार का भी ये नजरिया होना चाहिए। सरकार ने जो कुछ किया है उसको, अगर वो नीजर्क रिएक्शन है तो वो समझ में आता है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने, उनसे 40 लोगों ने बातचीत की, उन्होंने 1 इंच भी डाइवर्ट नहीं किया। वो जो लोगों से बातचीत सरकार ने अल्टरनेटिव की थी, अलग से की थी, उनको एक अलग से रूट दे दिया था। तो हमने तो नहीं किया वो काम, वो सरकार ने किया। तो सरकार ने अगर अपना किया, और फिर सरकार, उनकी पुलिस ने उनको एक रूट दिया, और वो उस रूट के ऊपर नहीं चले, और उनको रोकने के अंदर सरकार असफल रही, तो ये सरकार की फेल्योर है, दिल्ली पुलिस की फेल्योर है, हमारी फेल्योर नहीं है। क्योंकि हमारे लोग वो नहीं थे, हमारे लोग अपने रास्ते के ऊपर ही चले और शांतिपूर्ण तरीके से चले। इस बात को हम, इसलिए जो भी कुछ 26 तारीख को हुआ, वो हम उसको ओन करने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती सरकार हमारी छवि को खराब करना चाहती है किसान आंदोलन की। और अब लेकिन पूरा देश ये समझ गया है कि ये एक साजिश थी किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, लेकिन वो साजिश अब पूरे देश के सामने आ चुकी है। जी जी, आनंद जी, आपसे एक सवाल था। जेपी का आंदोलन था, जेपी का नेतृत्व था, अन्ना आंदोलन आया, अन्ना का नेतृत्व था। इतना बड़ा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें कोई नेतृत्व नहीं है, और इसका जो राजनीतिक असर क्या दिख रहा है आपको? अन्ना का राजनीतिक असर हमने देखा, जयप्रकाश जी का भी देखा। जी देखिए, अन्ना आंदोलन का तो अभी ताजा है। जेपी आंदोलन में मेरी एक वॉलंटियर की भूमिका थी, उसकी भी स्मृतियां प्रबल हैं। जेपी आंदोलन में भी जयप्रकाश जी बेहद लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। उनके साथ 3 दायरों में निर्णय होता था। सबसे पहले छात्र युवा संघर्ष समिति के जो मुख्य कार्यकर्ता होते थे वो बैठा करते थे। उसके बाद जो समर्थक राजनीतिक नेता होते थे, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के नानाजी देशमुख, राजनारायण तक, उनसे राय बात होती थी। और फिर तीसरा उनका अपना गांधीवादी या गांधी मार्गी सर्वोदय के लोग थे, आचार्य राममूर्ति, नारायण देसाई, ठाकुरदास बंग, सिद्धराज डड्डा, उनसे बात करते थे। तो 3 स्तर पर छन करके तब
ऐसा लगता था कि जेपी महानायक हैं, लेकिन अपने को जेपी सबसे आखिर में प्रवक्ता के तौर पर रखते थे। उसी तरह से अन्ना आंदोलन में भी आप जानते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक समूह था जिसमें एडमिरल रामदास और श्री शांति भूषण से लेकर के जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल, इस तरह के लोग हुआ करते थे। और इन लोगों की अपनी सलाह बात के बाद फिर अन्ना तक बात जाती थी। अन्ना के साथ मतभेद भी होते थे, डॉक्टर सुनीलन तो मंच पर भी हुआ करते थे, संवाद में भी थे। ये आपको बताएंगे कि ये लगातार खुली चर्चा के आंदोलन थे। वही किसान आंदोलन में भी हो रहा है। लेकिन हाँ, अन्ना आंदोलन के नायक कैसे बने? क्योंकि अन्ना का अपना एक इतिहास था और जब उन्होंने अनशन किया तब अन्ना केंद्रीय शक्ति के तौर पर उभरे। ऐसा ही इस आंदोलन के साथ भी धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन ये जो नाम 4, 5, 7 आप बराबर देख रहे हैं, दर्शन पाल जी का है, राकेश टिकैत जी का अभी 26 जनवरी की रोने के बाद हुआ, कुछ और युद्धवीर जी हैं, योगेन जी हैं, कुछ लोग अंदर आए, कुछ लोग बाहर गए, वीएम सिंह वगैरह पहले थे अब नहीं है। ये आंदोलन की बड़ी स्वस्थ प्रक्रिया है और ये कोई सरकार नहीं है जिसका एक चीफ मिनिस्टर होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक प्रेसिडेंट होगा। ये आंदोलन है। आंदोलन अगर फैलेगा तो नेतृत्व में और लोगों को जगह बनेगी। जैसे अभी दक्षिण भारत में फैला तो रैयत संगम के देवनूर महादेवन जैसे लोग अब महत्वपूर्ण हो जाएंगे। कुछ इलाकों में आंदोलन अगर थोड़ा फिसलेगा, घिसटेगा, तो वहां के नाते जो लोग मुख्य धारा में थे वो थोड़ा पीछे की जगह में चले जाएंगे। ये समाजवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन, कांग्रेस आंदोलन, मंदिर आंदोलन, सभी आंदोलनों को आप देखेंगे तो उसमें एक सामूहिक नेतृत्व होता है। मीडिया की सुविधा के लिए किसी 1, 2, 3 को प्रवक्ता बना देते हैं। अशोक सिंघल इसके प्रवक्ता हैं। अशोक सिंघल क्या है, मंदिर आंदोलन के प्रवक्ता थे, तो फिर अडवाणी जी क्या कर रहे थे? अडवाणी जी अगर महानायक थे तो वो जो महंत लोग थे अयोध्या वाले, वो सभी लोगों में घूम घूम करके बात जाती और आती थी। ऐसे ही कम्युनिस्ट आंदोलन का सेक्रेटरी जनरल तो सेक्रेटरी जनरल होता था, पीसी जोशी, रणदिवे और वहां से लेके प्रकाश कराज, सीताराम येचुरी तक। लेकिन आंदोलन के कई स्तर होते हैं और उन स्तरों के नाते उस स्तर पर एक प्रवक्ता या कई प्रवक्ता होते हैं, वो फिर चेहरा बन जाते हैं और इतिहास फिर उनमें से किसी एक को। गांधी जी खुद कहते थे कि भाई मेरे जिम्मे इसको मत करो, मेरे साथ इतने बड़े बड़े मजबूत लोग हैं, सरदार पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष बोस हैं, आचार्य कृपलानी हैं, राजा जी हैं। एक सामूहिक नेतृत्व हुआ करता था, आज भी वैसे ही है। इतिहास किसको इसमें से महानायक बनाएगा वो इतिहास की मर्जी। जैसे महेंद्र सिंह टिकैत को बना दिया, शरद जोशी को बुला दिया, जबकि उस दौर में शरद जोशी महेंद्र टिकैत से ज्यादा आगे चल रहे थे, ज्यादा दूरदर्शी थे। लेकिन चूंकि वो आंदोलन की धारा से अलग हो गए, उन्होंने नई आर्थिक नीतियों का समर्थन कर दिया, तो वो इतिहास के बट्टे खाते में चले गए। ऐसे ही इस आंदोलन में भी होगा। इसमें नेतृत्व का कोई संकट नहीं है, क्योंकि निर्णय का संकट नहीं है। नेतृत्व का संकट तब होता है जब दुविधाग्रस्त लोगों के हाथ में नेतृत्व चला जाता है। किसान आंदोलन का मुझे बहुत खुशी है कि आज भी 70 दिन बाद भी ग्वालियर से जो आवाज आ रही है डॉक्टर सुनीलम की, जो समाजवादी धारा के एक नायक हैं, वो वही कह रहे हैं जो टिकैत कह रहे हैं, राकेश, और जो दर्शन पाल कह रहे हैं, या जो अस्पताल में भर्ती हो चुके योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि ये 3 बिल वापस लो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इंतजाम करो, और हमारे खिलाफ जो तुमने मुकदमे चला रखे हैं इनको हटाओ, और कटीले तार के जरिए बातचीत का तो तुम पहला प्रयोग कर रहे हो। हम वहां फूल बो रहे हैं, जो तो को काटा बुए ताही बो तू फूल, आपको फूल के फूल हैं, वाकू है त्रिशूल। तो किसान बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं। सरकार को ही अपना नजरिया, अपनी हरकत बदलनी होगी। हाँ सुनील जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये पूरा जो इसका नेतृत्व है, एक तो ये है कि इसके अंदर ये 3 टायर अरेंजमेंट है। एक टायर इसका जो है वो AIKCC का वर्किंग ग्रुप है, दूसरा इसके 32 जत्थेबंदियां हैं जो पंजाब की हैं, तीसरा संयुक्त किसान मोर्चा है जिसकी 7 मेंबर कमेटी है, लेकिन जिसका हर निर्णय खुली मीटिंग के अंदर होता है, जिसको कि जो है वो जनरल बॉडी बोलते हैं संयुक्त किसान मोर्चे की, और उसके अंदर जो भी आता है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो भी फैसले हैं वो जनरल बॉडी के अंदर ही होते हैं। उसका डिस्कशन जो है वो AIKCC में भी होता है, पंजाब के जत्थेबंदियों में भी होता है, 7 मेंबर में भी होता है, लेकिन फैसले जनरल बॉडी के अंदर होते हैं। और ये खास बात ये है कि ये जो लोग जो आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, जो लोग वो AIKCC के वर्किंग ग्रुप के मेंबर हैं, वो जो है
वर्किंग ग्रुप के अंदर दर्शन पाल जी इसलिए हैं क्योंकि वो पंजाब के किसान संगठन के अध्यक्ष हैं और वर्किंग ग्रुप के मेंबर हैं, इसलिए वो संयुक्त संघर्ष मोर्चे की 7 मेंबर कमेटी में है। ऐसा ही योगेन जी का है। तो कुल मिलाकर के जो वहां पर है उसके पीछे एक संगठन का और एक पूरा एक बहुत व्यापक ताना बाना उसके बना हुआ है और जो भी कुछ तय होता है वो उससे लाइन इधर उधर नहीं हो सकता। हमारे जो प्रतिनिधि हैं संयुक्त संघर्ष मोर्चे में वो हमारे ही हिसाब से एआईकेसीसी के वर्किंग ग्रुप के निर्णयों के हिसाब से ही चलना उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे निर्णयों को ही वो रखने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा है जिसको हमने बनाया है, एआईकेसीसी ने बनाने का काम किया है। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंतर ये है कि देखिए अन्ना के आंदोलन में मैं कोर कमेटी के अंदर था। अन्ना को ये नहीं कह सकते कि वो उस तरीके से वैचारिक व्यक्ति थे, गांधीवादी थे, ये बात सही है, गांधीवादी का विचारक के तौर पे वो थे। लेकिन यहाँ पर जो सब लोग हैं इनका एक लंबे समय का संगठन का ही अनुभव है और वो भी किसान संगठन का सब लोगों का अनुभव है और सब लोगों ने एक बात समझी हुई है कि हम लोगों को एक साथ चलना है और एक साथ चलने के लिए वो अपने बहुत बड़े बड़े आग्रह या दुराग्रह भी छोड़ने को तैयार हैं। और आपस के भी जो रिश्ते हैं, आपको मालूम है कि ये 500 किसान संगठनों के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये बहुत सारे किसान नेता एक दूसरे के सामने रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर सब एक हैं और कोई भी मतभेद ना पैदा हो ये सुनिश्चित करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे को आगे रखते हुए वो चल रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये कि एक नया मॉडल डेवलप हो रहा है देश के अंदर और ये जो कोलिशन पॉलिटिक्स है, कोलिशन पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को ये जो नया मॉडल है इससे बहुत सारा कुछ सीखने की जरूरत है। हम लोग जो पूरा हमारा मुद्दा अडानी अंबानी का है, जो भी कुछ हमारा पूरा मुद्दा है, पूरा कॉर्पोरेट से खेती को बचाने का मुद्दा है, वो पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, मतलब हम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, हम किसान आंदोलन के तौर पे काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करें, हम अपना काम करें, ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है और इस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ने का किसी के द्वारा भी कोई सवाल पैदा होता नहीं है। जी सुनीलम जी, पंकज जी एक सवाल वो बात करना चाहते हैं। उससे पहले पंकज जी मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आप ही से, आज का जो प्रदर्शन धरना प्रदर्शन रहा है उसमें मीडिया की क्या भूमिका रही? आपने नागालैंड की बात कही, आपने जम्मू कश्मीर की बात कही, केरल की बात कही, मीडिया क्या दिखा रहा है इसको भी आप अपने उसमें जवाब में जोड़। जी दुर्भाग्य से आज यदि हम 12 बजे से 3 बजे तक के सभी प्रमुख हिंदी के न्यूज चैनल्स की बात करें तो उन सभी न्यूज चैनल से केवल बंगाल में जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन है वही चल रहा था। यही इसकी भूमिका है। थोड़ी बहुत ज्यादा यानी पूरे देश से उन लोगों ने खबरें दिखाने का कोशिश ही नहीं किया, ये बहुत स्पष्ट है। इसके अंदर जो सुनीलम जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि किसान का जो किसान बिल का मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा है और बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए एक ये आंदोलन एक अलग मसला है, लेकिन जब कभी भी हम राजनीतिक मुद्दों को गैर राजनीतिक तरीके से सुलझाने की कोशिश करते तो कभी नहीं सुलझेंगे। राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक रूप से ही सुलझेगा। जो लोग कहते हैं कि इस आंदोलन में राजनीति घुस रही है, वो उनकी गलतफहमी क्यों ना घुसे। जब आप एक बिल को, एक कॉर्पोरेट को, एक पूंजीपति को राजनीति के जरिए आम समाज में घुसेड़ते हो तो उसको बाहर निकालने का काम भी तो राजनीति करेगी। जो राजनीतिकदार हैं उनकी राजनीति स्पष्ट होना चाहिए कि आप यदि ताकत में आते हैं तो आपका इस बिल के प्रति क्या नजरिया होगा, और इसमें बोलने में किसी को शर्म नहीं रहना चाहिए कि यदि आप हमारे बिल के पक्ष में हैं तो हम भी चुनाव में आपके पक्ष में होंगे, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक ये आंदोलन में चेहरों की बात, सुनीलम जी ने बहुत संगठन और सब बताया। यदि हम फ्रांस की क्रांति से लेकर और आजादी की लड़ाई तक, भारत की आजादी की लड़ाई और विश्व के जितने भी बड़े क्रांति हैं, देखिए आंदोलन और क्रांति में बहुत फर्क होता है। आंदोलन एक परियोजना की तरह है और क्रांति एक पूरे बदलाव के लिए होती है। हम जब कभी भी किसी क्रांति की बात करते हैं तो उसके अंदर सतत लोग आते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं और चले जाते हैं। जेपी आंदोलन, उसके बीच में विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन,
या अन्न आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों की जो त्रासदी रही है वो ये रही है कि वो आंदोलन नीतियों से हटकर एक व्यक्ति के चेहरे पर टिक गए थे। मैं भी अन्ना और मैं भी केजरीवाल और मैं भी वीपी सिंह और मैं भी जेपी हो गया था। इसीलिए ये सभी आंदोलनों के जो चेहरे थे 2.5 साल से का जो प्रतिफल निकला, राजनीतिक प्रतिफल, वो 2.5 साल में बिखर के रह गया। इसीलिए यदि इस किसान क्रांति को जीवंत रखना है तो किसी चेहरे को बड़ा मत होने दो, जिसका मुझे भय है। मैं नाम लेके कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस समय राकेश टिकैत को एक चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। मेरी इससे बहुत असहमति और मैं इससे डरा हुआ हूं, क्योंकि जब कोई आंदोलन व्यक्ति के ऊपर केंद्रित हो जाता है तो वो उसके ऊपर नीतियां और क्रियान्वयन ये सब गौण हो जाता है और व्यक्ति का चेहरा हावी होने लगता है। हालांकि अभी यह है कि राकेश टिकैत से जब भी कोई बात करो तो वो यही कहते हैं कि हमारी समिति ही निर्णय करेगी। ये उनकी अभी अच्छाई है, लेकिन व्यक्ति की आकांक्षाएं और अभिलाषाओं को फिसलने में देर नहीं लगती। हम ये दिल्ली सरकार में देख चुके हैं और आनंद सर इसके बहुत बड़े यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाले व्यक्ति हैं। इसलिए सुनीलम भाई से एक निवेदन रहेगा कि ये जो ये पूरा 3 टायर सिस्टम है, इसको इतना ताकतवर रखें कि कोई बयान उसकी नीति से बाहर ना निकल पाए, वरना जो हमने चेहरों पे केंद्रित आंदोलन का हश्र देखा है, इसको होने में कोई बहुत देर नहीं लगेगी। जी सुनीलम जी। जी मैं तो केवल 100% सहमत हूँ पंकज जी से, और पूरा जो किसानों का जो नेतृत्व है उसमें भी ये चर्चा भी है और ये चिंता भी है और ये स्पष्टता भी है। और इसीलिए हम लोगों ने जो एक प्रोसेस बनाया है वो उस प्रोसेस को किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द चलाने का काम नहीं किया जा रहा और नहीं चलाया जाएगा और नहीं चलने दिया जाएगा। ये बात एकदम स्पष्ट है। ये कॉन्शियस एफर्ट है, ये किसी व्यक्ति के प्रति आग्रह और पूर्वाग्रह का मामला नहीं है। जो व्यक्ति है सबके प्रति एक, जी बिल्कुल, हमारा कोई इस तरीके का लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला नहीं है, लेकिन सिद्धांत का मामला है, विचार का मामला है। और ये आंदोलन तभी सफल है जब ये व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं, ये विचार के इर्द गिर्द है, तो विचार इसमें प्रमुख है। और आप देख रहे हैं कि अडानी अंबानी के ऊपर जो है उससे अगर मुकाबला कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति मुकाबला नहीं कर रहा और कोई व्यक्ति मुकाबला कर भी नहीं सकता। आपने देखा है कि लोग किस तरीके से चपरासीगिरी करते हैं राजनीतिक दलों के बहुत बड़े बड़े नेता अडानी अंबानी की, और वैसी कोई भी जो है। जी सुनीलम जी, आप जल्दी अपनी बात करें तो एक सवाल मेरा आनंद जी से, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल करिए, आप करिए, हो गई मेरी बात। मेरा आनंद जी जब बोलने वाले हो तो फिर जी हम भी सुनना चाहेंगे। जी आनंद जी, सवाल ये राजनीतिक छुआछूत वाला जो मामला आ जाता है और दृष्टि का जो मामला है, ये कैसे चलेगा? आपने दो आंदोलनों में रहे, 2 बड़े आंदोलन। देखिए, छुआछूत का दोनों पक्ष होता है। एक तो जो छुआछूत के शिकार होते हैं और जो छुआछूत का कारण होते हैं। जो छुआछूत के शिकार होते हैं उनको भी कुछ सुधार करना पड़ता है। मालवीय जी महाराज ने कहा कि गंगा जल ग्रहण करो, गंगा स्नान करो और शाकाहार का व्रत लो, मरी गाय को नहीं खाने का व्रत लो और तुम अछूत आंदोलन के, अछूत मुक्ति आंदोलन के हिस्सा बनोगे। और दूसरी तरफ जो छुआछूत करते थे उनको कहा कि इनके साथ सहभोज करो, इनके गुणों को देखो, इनमें जो ये अंबेडकर से लेके जगजीवन राम तक एक से एक महत्वपूर्ण लोग हैं, इनकी गुण को पहचानो, इनकी जात के चक्कर में क्यों पड़े हो। ऐसे ही जो राजनीतिक दल हैं उनसे किसानों ने अगर दूरी बनाई या और आंदोलन घबराते हैं तो उसका कारण यही है कि ये बाजीगर की तरह से आते हैं और जेब में से कबूतर निकाल देंगे, हैट निकाल देंगे और फिर गायब हो जाएंगे। और जब सरकार में आएंगे तो कहेंगे कि अरे वो तो विरोधी दल का जमाने की बात थी, अब तो सरकार चलाना है। तो राजनीतिक दलों को भी अपना ये जो मायावी रूप है इसको बदलना होगा। जैसे गांधी मार्गी थे, जैसे कम्युनिस्ट थे, जैसे लोहियावादी थे, वैसा बनना पड़ेगा कि दिन में जो है वही रात में है, जो दोपहर में है वही शाम को है। एक ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य से हम टिकेंगे नहीं, चाहे प्राण चला जाए। ऐसा संकल्प, जिसको आप कहें कि वज्र संकल्प, वो पहले हुआ करता था दलों में। ये जो अभी सुनीलम जी ने जिक्र किया या पंकज जी ने भी जिक्र किया, ये जो संयुक्त मोर्चे की राजनीति का दौर आया, आंदोलन के लिए नहीं, आंदोलन के लिए संयुक्त मोर्चा जरूरी है, अनिवार्य है। कुर्सी के लिए संयुक्त मोर्चा कभी कभी ठीक है, अक्सर खराब है। और अभी आज तो पंकज भाई ने 30 महीने का सिद्धांत भी दे दिया कि अगर इसको तुमने धंधा बना लिया तो बड़ा से बड़ा आंदोलन 2.5 बरस में यानी 30 महीने में पिघल जाएगा।
तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। दलों को भी सुधरना होगा, क्योंकि जो दल हैं उनमें से कुछ की राज्य सरकारें हैं, जैसे बीजू जनता दल उड़ीसा में, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस, मुझे नाम नहीं, ममता जी का तृणमूल कांग्रेस। इनको अपने सूबे में एक अलग तेवर दिखाने पर ही इनको अस्पृश्यता से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर वो खाली दिल्ली की आलोचना करेंगे और कलकत्ता में, भुवनेश्वर में, जयपुर में और मुंबई में वही करेंगे जो भोपाल में और लखनऊ में और पटना में हो रहा है, तो कौन इन पर यकीन करेगा। दूसरे, आंदोलन के लोगों को भी समझना होगा, जो अभी बात हो रही थी कि राजनीति एक बुनियादी प्रक्रिया है, ये कोई खाली कुर्सी का खेल नहीं है, ये जीवन का सत्य है। और इसलिए राजनीतिक दलों की भूमिका है, वो एक माध्यम होते हैं, चैनल होते हैं। और ये तो किसान के बेटे बेटियां लड़ रहे हैं ना, उनको मालूम है कि धरती का पेट चीर करके पानी निकालोगे भी तो बिना नाली के पानी खेत में नहीं पहुंचेगा, जगह जगह फैल जाएगा। राजनीतिक दल उस तरह की नालियां हैं जो जन ऊर्जा को नीति निर्माण तक ले जाने का रास्ता बनाती हैं। एक व्यवस्थित तरीका बनता है। ये कोई भीड़ का मामला नहीं है। भीड़ को लोग में बदलना, लोग को एक हित समूह के पहचान रखने वाले समूहों के समन्वय में बदलना, ये राजनीति की जिम्मेदारी होती है। और राजनीति एक तरह का अनुवादक का काम करते हैं। जनता की भाषा अलग होती है, सत्ता की भाषा अलग होती है। उसको जनता की भाषा को सत्ता की भाषा में अनुवाद करना और सत्ता की भाषा को जनता की भाषा में अनुवाद करना, यही काम तो राजनीतिक दलों का था। अब क्या हो गया बीच में, अमरीश जी आप तो जानते हैं, आप ही की पीढ़ी के सामने ये खेल हुआ कि पहले पैसा, फिर सत्ता, फिर सत्ता, फिर पैसा। तो सत्ता पैसा की इस लुका छिपी में राजनीति कहीं हाशिए पर चली गई। अब वापस राजनीति आ रही है। अगर ठंड में सड़कों पर जनता आई है, तो अगर आप नेता कहलाने का दावा रखते हैं तो आपको भी ठंड में सड़कों पर आना पड़ेगा। एयर कंडीशन कमरों से बैठ के आपका बयान अगर आएगा तो लोग दुश्मन का मुकाबला बाद में करेंगे, पहले आपकी पूजा करके आपकी बुद्धि ठीक करेंगे। अगर जनता सड़कों पर, अगर जनता सड़कों पर, ट्विटर से भी काम चल जाता है, बयान। हाँ, ट्विटर, जो ज्यादा ट्विटर की राजनीति करेंगे उनका फोन पकड़ के जनता फेंक देगी। जैसे पैदल उतरने की मजबूरी होती थी जन आंदोलनों में, अगर किलोमीटर नेता चलेगा तो 10 किलोमीटर जनता चलेगी। लेकिन अगर नेता 100 गज भी नहीं चलेगा और जनता से कहेगा कि भारत यात्रा करके आओ, तो लोग गणेश परिक्रमा में लग जाएंगे। गणेश जी खुद ही लग गए थे महादेव और माता पार्वती की परिक्रमा में। कहा कौन इस चक्कर में पड़े, हम जानते हैं आपको क्या पसंद है, हम आपकी परिक्रमा करेंगे। तो ये पूरा कुएं में भांग पड़ी हुई थी, इसीलिए लोकतंत्र भी मुरझाने लगा। इसीलिए ऐसे लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था वो सत्ता में आ गए, ऐसे लोग जिनको कि मुकदमे झेलने चाहिए थे वो मंत्री बन गए और दूसरों पर मुकदमा लादने लगे। ये अंधा दौर है, अंधा युग है, लेकिन आंखें खुल रही हैं। पहले किसान की आंखें खुली हैं, अब आम लोगों की आंखें खुलेंगी। जी जी, आनंद जी की इस टिप्पणी के साथ हम अपना कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक अपील जरूर करते हैं कि जनादेश को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, हम लोगों को ताकत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ।